तो दोस्तों कल के बजाय आज पर फोकस रखिए, आज को मैनेज करिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करने वाले हैं। कल हमारी क्या प्लानिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज मैक्सिमम जो समय आपको मिल रहा है उसको अपने लाइफ को प्लान करने में और स्टडी में बिताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को आपके मुताबिक मोड़ सकती है, ढाल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 25 जून और आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग कर दिया करो और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि इसके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, आपने भी देखा होगा, तो व्यूज़ थोड़ा सा आप लोग बढ़वा दीजिए। और इसी के साथ कल हमने ये पढ़ा था कि किस राज्य में ड्रोन के जरिए दवा पहुँचाने के लिए पहला परीक्षण शुरू किया गया। तो ये परीक्षण कर्नाटक में शुरू हुआ है। इसके बारे में अधिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कल का वीडियो वॉच कर सकते हैं। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने प्रदूषण नियंत्रण जलपोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इनकी संख्या होगी 2। और समुद्र में जब यातायात होता है और जब माल जो ले जाया और ले आया जाता है तो कई बार क्या होता है कि पेट्रोलियम तेल वगैरह जो होता है वो तेल समुद्र के पानी में गिर जाता है और इससे जो वहाँ के इन्वायरमेंट है, वातावरण का, जलीय वातावरण का, वो बहुत दूषित हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए कदम उठाया गया है। और देखिए अभी हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी डे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 21 जून को। और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया था। तो देखिए विश्व हाइड्रोग्राफी डे की जो थीम है वो है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किन सरकारी बैंकों में 51% की जो हिस्सेदारी है उसे बेचने की घोषणा कर दी है। तो ये है 2 बैंक, पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर यानी कि 21 जून को एक ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है यम योगा। और एक बात और याद रखना कि आयुष मंत्रालय ने भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसको नाम दिया गया था नमस्ते योगा। ठीक है, नमस्ते योगा। और हाल ही में किसे WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? तो ये हैं उपासना कामनेनी। इनका नाम उपासना कामनेनी, याद रखना। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं जो कि वेट लिफ्टिंग करेंगे। ये हैं लारेल हबर्ट। देखिए ये बन गए नहीं, बन गई हैं, क्योंकि लारेल हबर्ट ने 2013 में, ये मेल थे 2013 से पहले, उसके बाद ये फीमेल बन गए हैं। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं माव्या सूदन। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में टॉप पर है अमेजन, दूसरे स्थान पर आ गया है एप्पल, तीसरे स्थान पर गूगल, चौथे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अब बारी है आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। गरीब कल्याण योजना आप जान रहे हैं कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो जो डेली मतलब वर्कर थे, जो रोज़ कमाते और खाते थे, उनके सामने भूख की और रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो सरकार ने ऐसे लगभग तमाम जो मजदूर हैं उनको मुफ्त में अन्न देने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसको अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इस योजना को कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। वही योजना, मतलब वही महीना है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो इस योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में शुरू किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। और इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं होगा या चावल होगा, और 1 किलो दाल दी जाती है। कभी कभी कहीं कहीं पर चना भी दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसका चौथा चरण होगा, ये भी आप याद रखना। तो इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़, इसको नियर अबाउट 82 करोड़ आप मान सकते हैं। तो 82 करोड़ लाभार्थियों को 5 महीने की अवधि यानी कि जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा। PDS के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को
5 महीने के लिए मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपए की अनुमति खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। चूँकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है, इसलिए भारत सरकार द्वारा परिवहन और हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 3,234.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी आएगा। तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा कुल अनुमानित व्यय यानी जो वहन किया जाएगा वो है 67,266.44 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन होगा कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि CEU को का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको कहा जाता है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। तो ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से अभी हाल ही में के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, और इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसके लिए इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि CEU का ओपन सोसाइटी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अब देखो, याद रखना कि CEU के जो अध्यक्ष हैं माइकल इग्नाटिफ, उन्होंने शैलजा टीचर को पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा की और कहा कि इस वर्ष यह पुरस्कार विकासशील दुनिया की असाधारण लोक सेवक को दिया गया है। इग्नाटिफ जो कि CEU के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय राज्य केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की समर्पित कर्मी के रूप में के शैलजा टीचर ने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार से जो जानें हैं वो बचाई जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेज हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जो भी हाल ही में दिया गया, ये दिया गया था किसको? डेविड डिओप को, ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया था? मेघा राजगोपालन को। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म चुनी गई है वो पुरस्कार दिया गया वाटर ड्यूरियल को। और 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 कौन चुनी गई हैं? एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की हैं, ठीक है। तो देखो 2021 में जो मिस यूनिवर्स बनी हैं वो क्रम में 69th हैं, 69वीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। सही आंसर इसका है ऑप्शन सी यानी कि 23 जून। तो दोस्तों आपको बता दें इसकी थीम के बारे में, 2021 की थीम लगाई गई है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? 23 जून 1948 में। दरअसल आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब हुआ था? 1896 में हुआ था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको आप IOC कहते हो, तो IOC की स्थापना पियरे द कुबर्तिन द्वारा 23 जून 1894 में हुई थी, ठीक है। तो IOC के स्थापना दिवस 23 जून को ही बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया। और आपको पता है IOC का मुख्यालय, तो दोस्तों ये IOC का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा लॉजेन में जो कि स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में दुनिया भर में 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। और IOC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाच। दोस्तों ओलंपिक खेलों में भारत पिछले साल अपना 100 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। अब तक इन खेलों में भारत ने कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक हैं, 11 ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा पदक जो है वो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीते गए हैं। देखो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों में जो घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल जो है ये इंसानों पे हमला नहीं करता है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं और घड़ियाल को भी मगरमच्छी समझते हैं। तो ये जो घड़ियाल हैं इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, किस राज्य में देखी गई हैं अभी हाल ही में? तो ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, हाल ही में ओडिशा की महानदी में घड़ियाल की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है। इसी के साथ ओडिशा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं। और इन 3 प्रजातियों में सरीसृप मीठे पानी की घड़ियाल हैं, मगर क्रोकोडाइल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों याद रखना कि घड़ियाल जो हैं वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। ओडिशा में उन्हें पहली बार वर्ष 1975 में लाया गया था
और यह पहली बार है जब ओडिशा में इन प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से देखा गया है। घड़ियाल के अंडों को लगभग 70 दिनों तक उष्मायन की आवश्यकता होती है और घड़ियाल के बच्चे कई हफ्तों तक या यूँ कहो कि महीनों तक अपनी माताओं के साथ ही रहते हैं। तो ये जो क्लाइमेट होता है ये इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई है। घड़ियाल जो होते हैं वो मगर यानी क्रोकोडाइल से अलग होते हैं और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें गलती से मगरमच्छ समझकर उन्हें मार डालते हैं। अतिक्रमण और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के कारण घड़ियाल के प्राकृतिक आवास खतरे में है। मछली पकड़ने के जाल में फंसने पर वे या तो मारे जाते हैं या उनके शरीर के अगले हिस्सों को काट दिया जाता है। और विदित हो कि घड़ियाल को स्थानीय कानूनों के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध भी किया गया है। अच्छा देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में हुआ था। और ये जो बाघ संरक्षण अधिनियम था इसे 1973 में पारित किया गया था। तो दोनों याद रख लेना, दोनों ही मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, हाल ही में भारत के 52वें टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। तो देखो, अब भारत में 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो जो 52वां टाइगर रिजर्व होगा वो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में बनेगा। तो आपको बताना है कि ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है ये किस प्रदेश में है, तो किस राज्य में है? सही आंसर इसका है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये जो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले से ही बाघ रहते हैं। अब इसे जो है भारत का 52वां वन्यजीव बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस भी मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे, जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखो, एक आशीर्वाद योजना जो है ना वो पंजाब की भी है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा आगे। तो बताओ कि आशीर्वाद योजना जो कि पंजाब में है वो किससे संबंधित है? फिलहाल ये जो आशीर्वाद योजना है ये स्टार्ट करी गई है कहाँ पर? तो देखो दोस्तों, ये जो योजना है कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना, ये अभी हाल ही में स्टार्ट करी गई है। कहाँ पर? ओडिशा में। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना स्टार्ट करी है। और वो जो आशीर्वाद योजना पंजाब वाली है ना, वो जो लड़कियां होती हैं गरीब परिवार की, उनके विवाह से संबंधित है। और पहले उसमें 21,000 रुपये का जो है मदद दिया जाता था राज्य सरकार की ओर से, इसे बढ़ाकर अब जो है 51,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये याद रख लेना आप, आशीर्वाद योजना जो पंजाब वाली है वो लड़कियों के विवाह से संबंधित है, और जबकि आशीर्वाद योजना जो कि उड़ीसा की है तो वो जो कोरोना हुआ था उसकी वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये योजना इस प्रकार से संबंधित है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना को स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। तो ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में 14 आदिवासी जिलों के लगभग 26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। और आप जानते हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब 2 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको एग्जाम के लिए। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि सबसे लंबी तटरेखा में दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। और मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, ये अभियान स्टार्ट किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा। तो दोनों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये मनाया गया था 23 जून को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका उद्देश्य होता है कि समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना। और इसकी 2021 में थीम क्या है? तो इसकी थीम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू एरा टू रीच द SDGs। तो ये इसकी थीम है 2021 में। हाल ही में जारी मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो अश्गाबाद है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, अश्गाबाद। जी हाँ, यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, याद रखना इसको। और इस साल के मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक विदेशी कामगारों के लिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। और इस सर्वे में आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े,
घरेलू सामान और मनोरंजन सहित 200 से अधिक चीज़ों को आधार बनाया गया और वार्षिक रिपोर्ट में 5 महाद्वीपों के 209 शहरों को शामिल किया गया। सर्वे में न्यूयॉर्क शहर को 14वें स्थान पर रखा गया है और शीर्ष 10 महंगे शहरों की सूची में ज़्यादातर वैश्विक वित्तीय केंद्र हैं, जैसे कि हांगकांग जो कि पिछले साल सबसे महंगा था, टोक्यो, शंघाई, ज्यूरिक और सिंगापुर। तो मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 जो सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे महंगा है आपका अज़गाबाद, फिर आता है हांगकांग, फिर है बेरूत, फिर है टोक्यो, 5वें स्थान पर ज्यूरिक है, फिर है शंघाई जी हाँ चीन वाला, इसके बाद सिंगापुर 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर जिनेवा स्विट्जरलैंड, 9वें स्थान पर फिर चीन का बीजिंग शहर और 10वें स्थान पर बर्न। ठीक है, तो ये हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन 2021। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हालांकि ये बनने वाली है और दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत होने वाली है, तो इसकी जो पहली कुलपति बना दी गई हैं वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जल्दी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी पहली कुलपति बनेंगी ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, आपको बता दें कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनका रिकॉर्ड अब भी बरकरार है क्योंकि भारत की किसी भी महिला ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में फिर कोई मेडल नहीं जीता। मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार से और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मल्लेश्वरी अब FCI में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और परिवार के साथ जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती हैं। वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी द आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। मल्लेश्वरी ने 25 साल की उम्र में सितंबर 2000 में सिडनी ओलंपिक में कुल 240 किलोग्राम में, स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाया और ओलंपिक में पदक यानी कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और इसके बाद इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और अब दोस्तों बारी है क्विज नंबर 23 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है, तो इसका नाम है मिराइतोवा और सोमाइटी। 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन माना जाता है सचिन तेंदुलकर भारत, और सबसे महान बॉलर माना गया है मुथैया मुरलीधरन को जो कि श्रीलंका के हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन, और विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये भी हाल ही में 20 जून को मनाया गया। प्रतिवर्ष से 20 जून को ही मनाया जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये स्टार्ट करेगी कि बिहार सरकार के द्वारा। इसमें 10 लाख रुपए जो है वो सरकार देगी कोई भी उद्यम स्टार्ट करने के लिए। 5 लाख रुपए वापस नहीं करने हैं, बाकी 5 लाख रुपए आपको जो है किस्तों में, आसान किस्तों में वापस कर देने हैं। तो यह योजना बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 135 है, आप जानते हैं। पहले स्थान पर 2008 से ही आइसलैंड बना हुआ है। और दोस्तों अब 5 प्रश्न आज के। बताइए कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि LIC ने सगुन कार्ड जो लॉन्च किया है वो किस बैंक के साथ मिलकर जारी किया है? और केल्विन पैमाने पर, देखो मैं केल्विन के बारे में बात कर रहा हूँ, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। और भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है प्रेम्बल, तो उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? ये चौथा क्वेश्चन है। 5वां है मोलिंग ला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें आपके जो आंसर होते हैं उनकी प्रतीक्षा होती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।